हेलो, वेलकम टू द चंपारण टॉपर एकेडमी। चंपारण की इस टॉपर फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के हम लोग मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो के एंड तक जरूर आप बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। और ये जितना भी क्वेश्चन है आप सभी के यह मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसे जो है आप ध्यान से देखिएगा और इसका सॉल्यूशन जो हम बता रहे हैं उसी प्रकार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जा रहा है तो इसी प्रकार आप सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए देखिए, ये जो है आपका क्लास 10th का मॉडल पेपर का जो है ये फर्स्ट क्लास है और साइंस का जो है सेकेंड क्लास आपको जो है अपलोड हो चुका है। उसको यदि आप नहीं देखें तो उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो सभी जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन संख्या जो है अभाज्य है। इसमें बताना है कि चार जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है। तो समझिए सबसे पहले अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है। तो वे सभी संख्या है जिनका आपका गुणनखंड केवल 2 हो, वे जो होता है आपका अभाज्य संख्या कहलाता है। या आप इस प्रकार बोल सकते हैं कि वे सभी संख्या है जो स्वयं से कटे और एक से कटे, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। आपका ऑप्शन ए में दिया गया है 27 और 27 जो होगा आपका भाज्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि 27 जो आपका 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, आपका 9 से भी कटेगा और 27 से भी, तो ये हो जाएगा आपका भाज्य। ऑप्शन बी में दिया गया आपका 35 और 35 जो है क्या है आपका भाज्य है, क्योंकि ये 35 जो है आपका 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, आपका ये 35 से भी कटेगा। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है 13 और 13 जो है एक ऐसा संख्या है जो केवल 1 से कटेगा, नहीं तो 13 से कटेगा। तो अभी आपको बताया कि वे सभी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो वह जो होता है आपका अभाज्य कहलाता है। तो ये 13 जो है 1 से कटेगा और नहीं तो ये 13 से ही कटेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी 13 जो है क्या आपका अभाज्य संख्या है। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यों का योग क्या होगा। आपको बताना है कि द्विघात बहुपद जो दिया गया है इसमें जो है शून्यों का योग। तो देखिए यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा वह कैसे कीजिएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन दीजिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि शून्यों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। ये जो है माइनस यहाँ पर लिख दीजिए और b का जो मान होगा यहाँ पर आपका 3 होगा, +3 होगा, तो यहाँ 3 लिखिए। और a का जो मान होगा यहाँ पर कुछ नहीं है, वह है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखिए। ये जब 1 से 3 में भाग कीजिएगा तो -3, यानी शून्यों का जो योगफल आपका निकल कर आएगा वो -3 आएगा। और देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर और वह पूछा गया है यहाँ पर कि रैखिक समीकरण में चर घात की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि रैखिक समीकरण जो होता है उसमें चर के जो घात होता है वो क्या होता है। मान लीजिए ये आपका एक रैखिक समीकरण है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आपका 10। तो इसमें जो चर रहता है, चर राशि कहने का मतलब होता है वे सभी राशि जिसका मान बदलता है, जैसे कि x y z ABCD के 26 जो लेटर होते हैं वो सभी जो होता है आपका चर होता है। तो इसमें जो है चर राशि का घात कितना होता है? घात कुछ नहीं है तो कितना? 1 है। तो रैखिक समीकरण में चर राशि का जो घात होता है कितना होगा? आपका 1 होगा। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया 1 और ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर और वह पूछा गया है कि द्विघात समीकरण x² माइनस आपका 15x प्लस 50 इज इक्वल टू जो है 0 दिया गया और पूछा गया आपका विभेद कर, अर्थात इसका जो है विवेचक आपको बताना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले जो आपका द्विघात समीकरण दिया गया है उसको आप लिख लीजिए। आपका द्विघात समीकरण है x² माइनस 15x और प्लस 50 इज इक्वल टू है 0। देखिए इसमें जो है a का जो मान होगा यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और b का जो मान है यहाँ पर -15 है और c का जो मान है यहाँ पर आपका क्या है? 50 है, तो 50 लिखिए। देखिए विवेचक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d इज इक्वल टू जो होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। क्या होता है? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। यहाँ पर b का आपका मान है -15, तो -15 का आपका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो -15 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4। a का मान यहाँ पर है आपका 1, तो 1 लिख दीजिए। और c का मान है यहाँ पर आपका 50 यानी 50 है, तो 50 यहाँ पर लिखिए। देखिए ये 15 का जब स्क्वायर किया जाता है तो 225 आता है, माइनस लिखिए। ये 4 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो 4 होगा, और 4 से जब आप 50 में गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 200 होगा।
ये जब 225 में से आप 200 घटाइएगा तो आपका आएगा यहाँ पर 25, यानी इसका जो विवेचक निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आपका 25। और देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसी प्रकार जो है उसका सोल्यूशन कीजिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर, और वह है कि समांतर श्रेणी यानी एपी है आपका 14,9, 4, -1, -6 डैश का जो है बराहवा पद आपको बताना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर आपका जो आपका एपी जो दिया गया है, श्रेणी एपी आपका जो दिया गया है वह है आपका यहाँ पर 14,9, 4, -1, -6। देखिए इसमें जो पहला जो होता है ना, पहला जो संख्या होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद, अर्थात उसको बोलते हैं ए। यानी देखिए प्रथम पद ए जो है आपका कितना है यहाँ पर 14 है, और यहाँ पर जो है आपको डी निकालना पड़ता है, यानी इसका सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो ये कैसे निकलता है, जब दूसरा पद में से हम लोग पहला पद को घटाते हैं तो आपका निकल जाता है सार्व अंतर। तो दूसरा पद आपका 9 होगा और इसमें आपको 14 को घटाना पड़ेगा। तो ये जब 9 में से आप 14 को घटाइएगा तो यहाँ पर -5 बचेगा। अब यहाँ पर जो है आपको करना क्या है कि इसका कह रहा है कि बराहवा पद बताइए। तो यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए यहाँ पर ए बराहवा लिखिएगा, ये 12 लिखिएगा तो इसका मतलब होगा बराहवा पद। तो बराहवा पद लिखिएगा तो यहाँ पर लिखिएगा a + 11 डी होगा, एक कम करके लिखा जाता है। ए का मान इसमें देख लीजिए आपका 14 है तो यहाँ पर 14 लिख दीजिए प्लस 11 और यहाँ पे है डी, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह होगा। इन डी का जो मान हो यहाँ पर है आपका क्या है -5 है, तो यहाँ पर आपको -5 लिखना पड़ेगा। देखिए 14 लिख दीजिए और माइनस यहाँ पर प्लस माइनस होगा, 11 × 5 कितना होता है 55 होता है। जब आप 55 में से आप यहाँ 14 को घटा लीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये घटा लीजिए, 55 में से आप 14 को घटाइए, ये 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 1 गया, यहाँ बच जाएगा आपका 4। यानी इसका जो आंसर आएगा निकल कर वो आएगा -41 आएगा, यानी बराहवा पद जो आ रहा है आपका -41 आ रहा है। और आपका ऑप्शन बी में दिया गया और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 6 नंबर, और वह पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी में AB² = BC² + CA² तो कोण C का मान क्या होगा। मान लीजिए ये जो है आपका एक त्रिभुज है, एक सेकेंड, ये जो है आपका यहाँ पर देख लीजिए एक जो है आपका एक क्या है त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पर A है, यहाँ पर B है और यहाँ पे जो है आपका C है। एक और है कि AB² जो है वो किसके बराबर है, BC² और प्लस CA² के बराबर है। तो कोण C का मान कितना होगा। देखिए ये जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय है, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो होता है क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो C जो कोण है इसका मान पूछा गया है। तो C जो है वो कितना डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है, 90 डिग्री का। अर्थात ये जो C जो है क्या है आपका समकोण है। तो C जो समकोण है यानी समकोण का मान जो होता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है, यानी इसका जो आंसर होगा आपका 90 डिग्री होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 7 नंबर, और वह पूछा गया है कि y अक्ष का समीकरण है। आपको बताना है कि y अक्ष जो होता है उसका समीकरण क्या होता है। जब भी आपसे y अक्ष पूछेगा ना, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x = 0 होगा। क्या होगा, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x = 0, और x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो आपका होगा y = 0। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि y अक्ष का समीकरण होगा, तो y अक्ष के पूछा है तो x बराबर जो होगा आपका क्या होगा 0 होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिएगा और बी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 8 नंबर, और वो पूछा गया है यहाँ पर कि 9 tan स्क्वायर अल्फा - 9 sec स्क्वायर अल्फा का मान क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है आपका, ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन लिखिए, और आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 9 tan स्क्वायर अल्फा - 9 sec स्क्वायर अल्फा, ये दिया गया क्वेश्चन। इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसको जो है सजाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आप -1 कॉमन लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 sec स्क्वायर अल्फा - 9 tan स्क्वायर अल्फा, ये होगा आपका। आप लिखिए अब -1 इंटू इसमें 9 आप कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर अल्फा - tan स्क्वायर अल्फा होगा ये। अब देखिए -1 इंटू 9, और इसका जो मान होता है आपका कितना आता है 1 आता है। जब इसमें गुना कीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा -9, यानी इसका जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो आपका आएगा -9, और ऑप्शन बी में दिया गया है -9 और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि
एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आपको बताना है कि एक वृत्त जो होता है उस पर हम लोग कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त पर जो है हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, और जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, और ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि दो पासा यानी जो लीडो गोटी खेला जाता है उसमें जो रहता है गोटी उसी को बोला जाता है। कहना है कि दो पासे जो है एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए यहाँ पर जब दो पासा को हम लोग फेंकते हैं तो कुल परिणामों की संख्या जो होती है 36 होती है, लेकिन कह रहा है दोनों पर एक ही संख्या आने का। तो दो पासा का फेंका जाएगा तो एक बार एक एक आ जाएगा, या आपका दो दो आ जाएगा, या आपका तीन तीन आ जाएगा, या आपका चार चार आ जाएगा, या आपका यहाँ पर पांच पांच आ जाएगा, या आपका छः छः आएगा। यही आपका परिणाम आएगा, लेकिन कुल परिणामों की संख्या जो होगी 36 हो गई। तो आपको बताना है कि जो है दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर जो है एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। तो दोनों पर एक ही संख्या, या तो आपका एक बार दोनों एक आ जाएगा, या दोनों दो आ जाएगा। दोनों पर जो है एक ही संख्या आने की प्रायिकता, तो दोनों पर आपका एक 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 बार आ सकता है, दो दो एक बार आ सकता है, तीन तीन एक बार आ सकता है, चार चार एक बार आ सकता है, पांच पांच एक बार आ सकता है, छः छः एक बार आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए कुल परिणामों की जो संख्या होगी वह आपका होगा कितना, 36 होगा। यानी 6 में 6 जब दो पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणामों की संख्या जो होता है आपका 36 होता है, लेकिन दोनों पर एक ही संख्या कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। अब काट दीजिए यहाँ पर 6 एकम 6, अच्छा अच्छा के 36, यानी इसका जो आंसर आएगा वह क्या आएगा आपका 1/6, और ऑप्शन सी में दिया गया 1/6, और ऑप्शन सी होगा करेक्ट। तो आप याद रखिएगा दो पासे को जब हम लोग एक साथ उछालते हैं तो दोनों पर समान संख्या या एक ही संख्या आने की जो प्रायिकता होती है वो होता है आपका 1/6। इसे याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको सभी के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, और वह पूछा गया है कि 5 + 3√2 जो है क्या है, यानी 5 + 3√2 जो है वो क्या है, आपको कैसा संख्या है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो संख्या पर दिया गया है 5 + 3√2 दिया गया है, ये जो होगा आपका क्या होगा, अपरमेय होगा, क्योंकि 5 जो है परमेय है, 3√2 जो है क्या आपका अपरमेय है। जब किसी परमेय संख्या में किसी हम अपरमेय को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, सभी होता है आपका अपरमेय। तो देखिए आपका ऑप्शन बी में दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन जो है अभाज्य है। आपको बताना है कि चार जो ऑप्शन दिया गया इसमें कौन जो है अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए में दिया गया 28, 28 आपका होगा, आपका भाज्य होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है आपका 69 जो होगा आपका भाज्य होगा। लेकिन आपका ऑप्शन सी में दिया गया है 71। और सबसे पहले समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या जो होता है वो क्या होता है। तो वे सभी संख्या है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। और 71 एक ऐसा संख्या है इसमें ऑप्शन में ये जो है आपका केवल एक से कटेगा, नहीं तो 71 से कटेगा। तो यही होगा आपका अभाज्य, यानी करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, 71 आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर, और वह पूछा गया है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है √7, और √7 जो है आपका अपरिमेय है। ऑप्शन बी में दिया गया है √13, और √13 जो होगा आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है आपका √25। देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया है √25, और √25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। 5 का इसी संख्या होगा आपका परिमेय होगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो है शांत है। ये चार जो ऑप्शन दिया गया इसमें आपको बताना है कि कौन ऐसा संख्या है जिसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा। देखिए कब किसी संख्या का जो है दशमलव प्रसार शांत होता है, कब अशांत होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का आएगा तो वो जो होता है आपका शांत होता है। यदि किसी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का आएगा तो वो जो होता है आपका शांत होता है। या उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के पावर n आएगा तो वह शांत होगा, या उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के पावर m आएगा तो अभी क्या होता है, वह शांत होगा। कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, उसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 5 आएगा तभी वो शांत होगा, 2 आएगा तभी शांत होगा, या केवल 5 आएगा तभी शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आ गया तो वो जो होता है अशांत होता है। तो देखिए ऑप्शन बी में आपका दिया गया है 11/160, और इसका जो हर होगा 160 होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड आप तोड़िएगा तो इसमें जो है 2 और 5 ही आएगा, तो 2 से काटिएगा तो 80 हो जाएगा।
इसे जब आप 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 40, इसे आप जब 2 से काटिएगा तो ये होगा आपका 20, इसे जब आप 2 से काटिएगा तो ये होगा 10, और इसे जब आप 2 से काटिएगा तो ये होगा 5। तो इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ा जा रहा है, तो इसमें क्या आ रहा है 2 और 5 आ रहा है, तो 2 और 5 आ रहा है तो क्या होगा शांत होगा, यानी करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर 15 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि 15 नंबर क्वेश्चन है कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, यानी दो लगातार सम संख्याओं का जो है महत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। मान लीजिए 2 4 क्या है, 2 लगातार सम संख्या है, और इसका गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 गुना 1 लिखिएगा, और 4 का तोड़िएगा तो क्या होगा 2 गुना 2। महत्तम कैसे निकाला जाता है, यानी आपका HCF कैसे निकाला जाता है, दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में जो मिलता है वही आपका HCF होता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, तो इसका HCF क्या होगा 2 होगा। याद रखिएगा कि दो लगातार सम संख्याओं का जो मौसा आता है वो 2 आता है, और देखिए आपका ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और देखिए कैसे बनाइएगा इसे। आपका जो बहुपद दिया गया है वह दिया गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये बहुपद दिया गया। आपसे पूछा गया है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान, इसका आप एलसीएम लीजिएगा अल्फा बीटा का, तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा, आपका क्या हो जाएगा एलसीएम आएगा। जब अल्फा से अल्फा को भाग कीजिएगा तो कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा बीटा न होगा प्लस, ये बीटा से बीटा कैंसिल होगा, बचेगा 1, और 1 से जब आप अल्फा में गुना कीजिएगा तो अल्फा न होगा, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। ध्यान दीजिए यहाँ पर बीटा प्लस अल्फा का है या अल्फा प्लस बीटा का है, उसका जो मान होता है वो माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है सी बटा ए। इस ए से इस ए को आप काट दीजिए, आपका बन जाएगा यहाँ पर माइनस बी बटा सी, फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पर माइनस लिखिए, और बी का जो मान है यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो माइनस 1 लिखिए, और सी का यहाँ पर मान कितना है -2 है, तो यहाँ पर -2 लिखिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका आ जाएगा 1 बटा 2, यानी इसका जो मान निकल कर आ रहा है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है आपका 1 बटा 2, और ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जो है an प्लस बी है तो इसका पदांतर बताइए, यानी इसका आपको जो है कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी आपका सार्व अंतर बताना है। देखिए आपका दिया गया यहाँ पर an प्लस बी दिया गया, और इसमें जो आपको सार्व अंतर बताना है यानी पदांतर बताना है, तो इसमें n के आगे जो भी संख्या गुना में रहता है ना, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और n के आगे जो संख्या गुना में रहता है वही उसका क्या होता है पदांतर होता है। तो इसमें a दिया गया तो इसका पदांतर क्या होगा a होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। कहने का मतलब है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 2n प्लस 4 में जो है इसका आपको जो है यदि पूछा जाए कि इसका पदांतर बताइए यानी इसका सार्वअंतर बताइए, तो इसमें गुना में कौन संख्या आपका 2 है, तो इसका सार्वअंतर कितना हो जाता है 2 हो जाता। यदि आपसे कहते हैं कि b आपका n और -2 में जो है इसका पदांतर बताइए, तो इसमें n के साथ गुना में कौन है b है, तो इसका पदांतर क्या होगा b होगा। यानी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसी प्रकार बनाइएगा। चलिए इसका जो पदांतर होगा आपका क्या होगा a होगा, क्योंकि n के आगे गुना में जो है क्या है a है, तो a होगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 18 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि बिंदु P दिया गया है, इसका जो निर्देशांक दिया गया है 6,-5 दिया गया है, और इसमें जो है आपको भुज का मान बताना है। तो देखिए 2 बिंदु रहेगा, मान लीजिए आपका यहाँ पर 2 बिंदु 2 और 1 5 दिया रहेगा, तो यदि इसमें से पूछा जाए कि इसमें भुज का मान बताइए, तो भुज का जो मान होता है वो पहला वाला जो मान रहता है यानी x वाला जो निर्देशांक रहता है उसी को हम लोग कहते हैं भुज, और y के निर्देशांक को हम लोग कहते हैं कोटि। तो ये आपका बिंदु दिया गया है p जो है एक निर्देशांक दिया गया है 6,-5, और इसमें आपसे पूछा गया है कि भुज का मान बताइए। तो भुज जो होता है वो पहला वाला निर्देशांक यानी पहला जो वैल्यू रहता है x का वही जो होता है आपका भुज होता है, तो इसमें भुज का जो मान होगा वो 6 होगा, और ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। यदि आपसे पूछा जाता कि इसका कोटि बताइए तो कोटि जो होगा आपका -5 होगा, लेकिन आपसे पूछा गया इसका भुज क्या होगा, तो भुज होगा आपका 6, यानी ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 19 नंबर, और वह पूछा गया है कि यहाँ पर बिंदु आपका निर्देशांक दिया गया है 2,3 और ये स्थित, आपको बताना है कि 2,3 जो दिया गया है किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आप पढ़े हुएगा तो उसमें निर्देशांक ज्यामिति उसमें जो है आपका पढ़ा जाता है चतुर्थांश, तो उसमें जो है इस प्रकार आप पढ़े हुईएगा, ये जो होता है x होता है, ये जो होता है x डैश, और ये जो होता है नीचे वाला y डैश, और ऊपर वाला जो होता है y होता है। ये प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो प्लस प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश आपका माइनस प्लस होता है, और तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है आपका क्या होता है वो प्लस माइनस होता है।
तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस होता है, तो इसमें आपको बताना है कि ये 2 3 जो है ना कौन सा चतुर्थांश में स्थित है। तो 2 3 आपका क्या है, दोनों जो है प्लस में दिया गया है, और प्रथम चतुर्थांश जो होता है वो क्या होता है, दोनों जो होता है इसमें x और y दोनों का मान जो होता है प्लस प्लस में होता है। ये होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये होगा आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये होगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो 2 3 जो है कौन सा चतुर्थांश में स्थित है या कौन सा पद में स्थित है, तो प्रथम पद में। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया गया है प्रथम पद में, और ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि यदि x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू बी समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 4 है, तो इसके हल हो तो a और b का मान जो है क्रमशः होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर आपका समीकरण सबसे पहले दिया गया है एक, x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका दिया गया है 2, और दूसरा जो समीकरण है वो दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण को जोड़ा जाता है तो उसका चिन्ह जो होता है नहीं चेंज होता है, तो जोड़ रहे हैं तो ये माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा। एगो एक्स मिलकर आपको यहाँ पहुंच जाएगा 2 एक्स, और 2 4 मिलकर आपका होगा 6। ये 2 से काट दीजिए इसको, तो 3 मर्त में कट जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा यहाँ पर 3। अब x का मान आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपका y का मान निकलेगा। समीकरण 1 में रखिएगा तो आपका समीकरण 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 2 दिया गया है। x का मान आप कितना निकाले हैं, अभी यहाँ पर 3 निकाले हैं, यहाँ पर 3 लिखिए, और माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर आप लिखिएगा माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आपका 2 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 होगा। आप यहाँ पर आगे बढ़िएगा तो माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 2 में से आप -3 को घटाइएगा तब -1 बचेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आपका यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, x का जो मान आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है 3, और y का जो मान निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पर y का जो मान निकल कर आ रहा है वो आपका आ रहा है 1, लेकिन आपसे कह रहा है कि x जो है किसके बराबर है, a के बराबर है, और y किसके बराबर है, b के। यानी x का जो मान है वो a है और y का जो मान है वो b है। तो देखिए x का मान आपका यहाँ पर कितना निकल रहा है, 3 निकला है, तो 3 लिखिए a का मान, और b जो है किसके बराबर है, y के, यानी y का जो मान है कितना है, 1 है, तो 1, यानी a का जो मान होगा वो 3 और 1, यानी a और b का मान जो क्रमशः होगा 3 1 होगा, और ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर, और वह पूछा गया है यहाँ पर कि समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके मूल की प्रकृति आपको बताना है। देखिए ये कैसे आपको जो है क्वेश्चन ये पूछा गया, और इसे जो है आप कैसे बनाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका जो समीकरण दिया गया है द्विघात समीकरण वह दिया गया है यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। आपको इसका जो है मूल की प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले आपको इसका विपरीतकर यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है यानी विपेचक जो होता है उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला अभी पहले क्वेश्चन में आया था कि d इज इक्वल टू जो है वो फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका फॉर्मूला आता है। d इज इक्वल टू फॉर्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें जो है आपको निकालना पड़ेगा d। देखिए यहाँ पर आपका b का जो मान होगा यहाँ पर आपका +2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कीजिए -4, a का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 लिखिए, और c का मान यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर यहाँ पर c का मान जो है कितना है 4 है तो 4 लिखिए। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और यहाँ पर 4 से जब 1 में गुना कीजिएगा 4 होगा, और 4 से फिर आप 4 में गुना कीजिएगा तो 16 होगा। ये जो है आप इसका मान निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर -12 आएगा। और जब भी किसी समीकरण का विपेचक निकाला जाता है आपका यानी उसका d निकाला जाता है और वह माइनस में आता है, तो उसका जो मूल की प्रकृति होता है वह काल्पनिक होता है अर्थात अवास्तविक होता है, और ऑप्शन सी में दिया गया अवास्तविक, और ऑप्शन सी होगा आपका करेक्ट। चलिए आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग टोटल 21 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इसके आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। यदि आप क्लास 10 और क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट में आपका व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि जितना भी पीडीएफ नोट्स होता है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर डाला जाता है, तो वहां से ज्वाइन होकर आप हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।